पढ़ के आए, मतलब कॉन्टेस्ट का लाइक ग्रुप में बोला गया था ना कि क्वेश्चन पढ़ ले। चलो सही है। तो देखो होता ही है ना कि यार क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में टाइम एक्स्ट्रा निकल सकता है, बट अगर तुम लोग पहले से क्वेश्चन पढ़ के आओगे तो वो अच्छा ही रहेगा अल्टीमेटली, लाइक डबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन पूछ के रहे। सो विद दिस लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयर डिसमिस। ठीक है, अगर स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ओपन करते हैं। ठीक है, सो आज का मतलब कल का ही था, मतलब यस्टरडे का है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज ए लिटिल निकिता। सो ओके, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सुनो। इसमें दिया क्या हुआ है ना कि तुमको दो इंटीजर दिए हुए एन और एम। ठीक है, ओके। सो यू हैव एन विथ, ठीक है, initially the tower doesn't have any cube in one move. Nikita either puts exactly one cube on top of the tower or removes exactly one cube ना। ओके, सो लिसन। तुम्हारे पास टोटल n मूव्स है, ठीक है, और इन वन मूव तुम एक क्यूब या फिर एक बॉक्स कह लो, एक बॉक्स यहाँ पे मान लो एक स्टेज टाइप है, ठीक है, तुम ये बॉक्स इसके ऊपर रखते हो एक मूव में, या फिर एक रखा हुआ बॉक्स यहाँ से उठा लेते हो एक मूव में, ठीक है, और तुमको ऐसे करके एक फाइनल स्टेट में आना है जहाँ पे इस स्टेज के ऊपर ना टोटल ऑफ m बॉक्सेस पड़े हुए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि यही पूछ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो एकदम मतलब क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में चीज आ जानी चाहिए कि यार मेरे को देखो n मूव्स दिए हुए, ठीक है, सो और एक इंटीजर m है, ठीक है। लेट्स कंसीडर द केस व्हेन n इज ग्रेटर देन m। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मूव्स जो दिए हुए हैं वो नंबर ऑफ बॉक्सेस से ज़्यादा है। सो दैट मीन्स कि लाइक तुमको 7 मूव्स में हम्म हम्म हाँ हाँ, मैं वही बता रहा था, वही बता रहा था, वही 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 ठीक है, कोई ना। मतलब मैं डिफरेंट लाइक देखो, दिक्कत यहाँ पे ये है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें जबरदस्ती नहीं कि चमके कुछ ना, कुछ चीज़ें ऐसा है कि तुम डिफरेंट केसेस बनाओगे और तुमको दिस प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दैट ना। सो जस्ट इमेजिन कि लाइक तुम्हारे पास दो इंटीजर एन और एम है, ठीक है। यू हैव एन मूव्स और तुमको उन एन मूव्स में एक मूव का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, इस बॉक्स को इस स्टेज के ऊपर रख सकते हो या फिर यहाँ पे रखे हुए बॉक्स को यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना। और तुमको इन टोटल एम बनाने हैं, मतलब जो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे फाइनल पड़े हो वो एम होना, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू योर माइंड कि यार क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और केस कंसीडर करते हैं कि यार एन और एम की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। सो केसेस आर एन एम, एन इज लेस देन एम एंड एन इज इक्वल टू एम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राइवल केस एन इक्वल्स टू एम। तो सोचो तुम्हारे पास तीन मूव्स हैं और तुमको तीन बॉक्सेस बनाने हैं एट देन, तो यू विल जस्ट डू नथिंग, पिक अप अ बॉक्स, put it onto the stage, then pick another box, put it into the stage, and then pick another box and just put it into the stage ना। So the first case is like तुम्हारे पास 7 मान लो 3 मूव्स हैं और तुमको 3 मूव्स में फाइनल स्टेट पे आना है जिसमें इस स्टेज के ऊपर 3 बॉक्सेस पड़े हों। तो ये तो बहुत आसान है कि लाइक 3 बॉक्सेस एक एक करके रख देंगे एक एक मूव में। तो या इन केस ऑफ एन इक्वल इक्वल एम द आंसर विल बी यस, कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को यही बोला था कि तुमको बताना है कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, कि अगर ये चीज़ कर सकते हो तो यस है, एल्स किस में नो। फॉर एग्जाम्पल 3-3 है तो द आंसर इज यस, क्योंकि तुम एक मूव में एक बॉक्स रखोगे तो तुम आराम से 3 मूव्स में 3 बॉक्स हमेशा रख पाओगे ना। तो फॉर एन इक्वल एम द आंसर विल बी यस। ओके, now consider the case when you have n less than m. Okay, so here we will see कि like तुम्हारे पास 3 मूव्स हैं और तुमको फाइनल स्टेट 5 चाहिए ना। तो
इवन इन द वर्स्ट केस, इन द बेस्ट केस, तुम 3 मूव से केवल 3 ही बॉक्स रख पाओगे, तो ये चीज़ तो अचीव कर पाना एकदम इम्पॉसिबल है ना. सो इन द केस ऑफ n लेस देन m, द आंसर वुड डेफिनेटली बी नो. रीजन बीइंग कि यार तुम्हारे पास 3 मूव्स हैं, तुम एक मूव में एक बॉक्स रख सकते हो, तो तुम कैसे 3 मूव्स के यूज करके फाइनल स्टेट में आ सकते हो जहाँ पे 5 बॉक्सेस पड़े हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना. तो इसलिए फॉर द केस ऑफ n लेस देन m, द आंसर विल बी नो. फॉर द केस ऑफ n इक्वल m, योर आंसर विल बी yes. ओके, नाउ द केस कम्स फॉर n इक्वल टू n ग्रेटर देन m ना. सो यहाँ पे अब इतना तो पता है कि हाँ, अगर n की वैल्यू m से बड़ी है तो या अचीव किया जा सकता है गोल ना. अब इसमें तुम डिफरेंट केसेस बनाओ कि यार क्या क्या हो सकते हैं. सो अब इसमें क्या केसेस बन सकते हैं कि यार तुम्हारा एक n है, वो या तो ऑड होगा और m इवन दे तुमको, ठीक है. एक हो सकता है कि n तुमको इवन दे दे, m ऑड दे दे, एंड सो ऑन. डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं ना, ठीक है. बट द थिंग इज कि तुम ये देखो कि द वन थिंग दैट नीड्स टू बी नोटिस कि अगर मान लो तुम्हारे पास 7 मूव्स हैं, ठीक है ना, और तुमको फाइनल स्टेट बनानी है कि उसमें 5 ही ये हो, तो व्हाट यू कैन डू इज कि लाइक, अच्छा उससे पहले एक चीज़ ये देखो कि तुम एक मूव में एक बॉक्स रख सकते हो और एक मूव में एक बॉक्स तुम हटा सकते हो ना. तो दैट मीन्स कि यू रिक्वायर 2 मूव्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट. लाइक कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि तुम्हारे पास एक मूव है, उसमें तुम एक बॉक्स रख सकते हो और तुम एक मूव का यूज करके एक बॉक्स हटा सकते हो. तो अल्टीमेटली यू रिक्वायर 2 मूव्स टू लेट द स्टेट रिमेन इन द सेम स्टेट. लाइक अगर मान लो इनिशियली यहाँ पे 3 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, तुमने एक बॉक्स रखा फिर एक बॉक्स उठा लिया, तो यू हैव 3 बॉक्सेस इन द बिगिनिंग एंड यू ऑल्सो हैव 3 बॉक्सेस एट द एंड ना. तो हुआ क्या इससे कि तुम 2 मूव का यूज करके सेम स्टेट पे रह सकते हो ना. तो बस यही यहाँ पे की पॉइंट है कि यार एक बॉक्स रखा एक बॉक्स उठाया, तो फॉर इन द केस ऑफ 7 इज 7 5, ठीक है. तो वन कैन इजिली सी कि तुम्हारे पास 7 मूव्स हैं एंड यू हैव 5 बॉक्सेस दैट नीड्स टू बी देयर इन द फाइनल स्टेज ना. तो व्हाट यू विल डू कि एक मूव एक बॉक्स रखा, दूसरा बॉक्स रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रख दिए तुमने. फिर अब तुम्हारे पास बचे कितने मूव्स, 7 - 5 2. तो व्हाट यू विल डू कि एक बॉक्स तुम रखोगे फिर उसी बॉक्स को उठा लोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास 7 मूव्स भी तुमने चल दिए एंड यू हैव 5 बॉक्सेस एट द एंड, ठीक है. तो कुछ आइडिया हिंट लग गया ना अभी तक कि कैसे हो सकते हैं ये चीज़. लाइक फर्स्ट केस n इक्वल m, अगर तुम्हारे पास 3 मूव्स हैं तो तुम 3 बॉक्सेस आराम से अचीव कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास 5 मूव्स हैं और तुमको 7 बॉक्सेस बनाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि यार 5 मूव्स में तुम 5 ही बॉक्स एट मैक्स लेके जा सकते हो ना. नाउ द थर्ड केस में तुम्हारे पास ये आता है कि यार ऑफकोर्स n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन m ही रहेगी. अब इसमें ये चीज़ देखो ना कि यार तुमको सेम स्टेट में रहने के लिए 2 मूव्स लगते हैं, ठीक है. अब इसी मान लो एग्जांपल लेते हैं 7 5 को हटा दो और 7 3 का, ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि देखो अब तुमको 7 3 बनाना है तो यू कैन जस्ट पुट 3 बॉक्सेस, ओके, एंड देन तुम एक बॉक्स रखो, एक बॉक्स उठा लो. टोटल नंबर ऑफ मूव्स इज हाउ मेनी 5. 3 में तुमने रख दिया, एक में वापस से रखा, एक में उठा लिया, तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स हो गए यहाँ तक 5. बट यू हैव 7 मूव्स टू परफॉर्म. सो एक तुमने और बॉक्स रख दिया, फिर तुमने उसी को उठा लिया वापस से, तो 5 + 2 7. So you are able to perform 7 moves and at the end you have 3 boxes over the stage ना. अब let's consider the counter case कि यार 7 3 की जगह मान लो तुमको 7 बॉक्सेस हम लोग को एट द एंड चाहिए, तो एक बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए. मान लो सपोज करो तुमने 3 बॉक्सेस पहले रख दिए, ठीक है. अब तुम्हारे पास 3 बॉक्सेस तुमने रख दिए, ठीक है. अब तुम्हारे पास टेक्निकली कितने बॉक्सेस कितने मूव्स और बचे हुए हैं. सो 7 - 3 विल बी इक्वल टू 4 ना. सो व्हाट यू कैन डू कि यार तुम एक बॉक्स और रखा,
फिर इसको उठा लिया। तो 7-4 के केस में तुम लोग ध्यान से देखो तो लाइक 1, तो तुमने 7th उठा लिया ना, तो अल्टीमेटली एट द लास्ट यू हैव 3 बॉक्सेस देयर ना, एंड in case you have in case you have 1 2 3 4 boxes here over the stage na, so you 3 moves में तुमने एक बॉक्स यहाँ पे रखा, फिर उठा लिया, फिर तुमको एक बॉक्स रखना पड़ेगा ना, तो दिस विल रीच टू अ स्टेज वेयर इट हैव 5 बॉक्सेस ना। सो एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि डिफरेंट केसेस बन गए ना, कि इन केस अगर n की वैल्यू m के बराबर है तो आंसर विल बी यस, n की वैल्यू अगर लेस देन m है तो आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, एंड इन केस n minus m should be should be divided by 2, दैट मीन्स कि जैसे तुमको सेम स्टेप लेने के लिए 2 मूव्स चाहिए, होंगे 8 मूव्स होंगे, तो यू कैन देयर इन द सेम स्टेप ना, और सिंस m boxes and remaining n minus and just take it form। तो ये चीज समझ में आई? अगर आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछो इसी में। मतलब एकदम सिंपल लॉजिक बेस्ड, लॉजिक नहीं कहोगे, एकदम बस दिखते ही आ जाना चाहिए ऐसे कि जस्ट एकदम चमकने वाली जो भी चीज है। तो यही है कि यार एक चीज तुम खुद से नोटिस करो, मान लो तुमने एक बॉक्स रखा और एक बॉक्स उठा लिया, तो यू आर इन द सेम स्टेट ना जो प्रीवियस थी, तो इसमें तुमको 2 मूव्स आए, दैट मीन्स कि वंस यू अचीव योर आंसर यू जस्ट नीड टू वेस्ट योर रिमेनिंग मूव्स ना। अब रिमेनिंग मूव्स तुम वेस्ट करोगे 2n के फॉर्म में, 2x के फॉर्म में, तो अच्छा रहेगा क्योंकि तुम हर 2 मूव्स में सेम स्टेट पे आ जाओगे। तो 2 गड़बड़ा जाएगी यार, समझ में आ रही है ना। और बस वही चीज थी, मतलब इसका मेन स्ट्राइक करने वाला पॉइंट ये है कि एक मूव में तुम बॉक्स रख सकते हो, एक मूव में उठा सकते हो। तो शुड वी मूव टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट? यहाँ कोड देख ले, वैसे तो कोड में कुछ खास है नहीं, इजी एकदम। तो दिखा दूं कोड? अगर यस तो थम्स अप कर दो। ओके, सो हियर इज द कोड। ठीक है, सो बेसिक इन 10 scene and like we are just in taking input the number of test cases, then running a while loop in which we will take all the n and m values, so in 10 m scene nm। ठीक है, now here is the point, if you have n equal m ना, so n minus m is what? 0, or 0 is also divisible by 2 ना, like 0 is divisible by every number ना, तो n equal m का केस इसी के अंदर यहाँ पे ही आ गया ये चीज, ये n equal m and n minus m and 1। सो तुम लोग में किसको किसको पता है कि ये and 1 से क्या होता है? मतलब चाहता तो मैं मॉड्यूलर करके दिखा देता कि यार देखो मॉड्यूलर 2 0 होना चाहिए, बट द पॉइंट इज लर्निंग पार्ट इज यार कि यार तुमको अगर ऑर्डर इवन चेक करना है ना, तो यू कैन जस्ट यूज and 1। ओके, लिसन, like I'm saying यार let's suppose you have a number x, okay, if you take x and 1, like this is the bitwise and ना, bitwise and की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर 1 and 0 है तो this will give you 0, okay, 0 and 0 will give you 0, 1 and 1 के केस में ओनली 1 आता है, रेस्ट केस में सब में 0 आता है। ठीक है, तो जैसे ही तुम x and 1 करते हो और अगर इसका आंसर 1 आता है, दैट मीन्स कि ये जो तुम्हारा नंबर है ये ऑड है, और इन केस अगर ये आंसर तुम्हारा 0 आता है, दैट मीन्स कि तुम्हारा इवन नंबर है। वाई? बिकॉज अगर ये ऑड है दैट मीन्स कि इसका जो लास्ट डिजिट है ना
वो 1 रहा होगा, तभी तो ये एंड होके 1 आ गया। और लास्ट में अगर 1 है तो डैट मीन्स कि इसमें डेफिनेटली 1 ऐड हो रहा होगा कहीं ना कहीं। और जब आगे का पोर्शन 2 के पावर में है, तो जब लास्ट में 1 ऐड हो गया तो इट विल बिकम अल्टीमेटली अ ऑड नंबर। सो इफ x bitwise and 1 is giving you a number 1, that means it's an odd number. And if x and 1 is giving you a number 0, that means it's an even number ना। ये चीज समझ में आ गई ना? मतलब सीपी में यूजुअली मॉड्यूलो 2 यूज नहीं करते ज्यादातर लोग, एंड 1 कर लो तो उससे भी सेम ही आते हैं, ठीक है, बढ़िया। सो व्हाट हियर वी आर डूइंग द डिफरेंस ऑफ n माइनस m। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन आई थी कि जो n माइनस m मतलब जो रिमेनिंग मूव्स बचेंगे दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2 नाउ। अब डिविजिबिलिटी बाई 2 का दैट मीन्स कि इट शुड बी इवन नंबर, ओके। एंड दिस पार्ट विथ this part n minus m and 1. So what this will give for n minus m, like I say like n minus m is of form 2x, okay. So n minus m and 1, so this will definitely be giving 0 because n minus m 2 times something के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट मीन्स कि n minus m is even, so n minus m and 1 will give you 0, and when you take not with a 0 so it will become 1। दैट मीन्स कि ये जो n minus m and 1 है, अगर ये तुम्हारा 1 दे रहा है दैट मीन्स कि ये डिफरेंस इवन है, एंड n इज ग्रेटर देन, केवल इन दोनों केसेस में आंसर विल बी यस कि हाँ तुम गिवन स्टेट अचीव कर पा रहे हो, एल्स केस में आंसर वुड बी नो। सो आइदर यू राइट दिस और यू कैन जस्ट रिफैक्टर इट टू दिस लाइक n माइनस m mod 2 बराबर बराबर 0। आइदर ये लिख लो, लाइक ये ज़्यादा ईजी है लिखना, बट ये कि एंड 1 वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हाँ कैसे काम करती है, ठीक है, बस यही चीज़ थी और क्या, दैट्स ऑल। हाँ टेस्ट केस फेल दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो कंपेरिजन करता है वो कैपिटल और स्मॉल में करता है ना, लाइक दिस इज कैपिटल वाई ई एस एंड माई आंसर इज यस, बट सिंस यहाँ पे बोला हुआ है कि आप या एवरीथिंग इज ऑल क्रिस्टल क्लियर, आगे ना समझ ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो आई गेस we can move towards B. आई गेस स्क्रीन विजिबल होगा। तो चलो विल स्टार्ट विथ बी। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको क्लियर, या कोई डिस्टर्बेंस है? क्लियर, ठीक है चलो। अब देखो बी क्वेश्चन था कि तुम्हें n जो है, यानी कि तुम एक एरे बना सकते हो, एरे ऑफ इंटीजर्स बना सकते हो जिसमें तुम मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स रख सकते हो, और ai जो है तुम्हारा यानी कि एरे का एलिमेंट 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, जितना भी तुम्हारा ही है, ठीक है। और फिर उससे जो हम लोग x का वैल्यू कंप्यूट करेंगे -1, ये हम इसका मीनिंग समझा देंगे, ठीक है। और ये भी एक कंडीशन है कि तुम्हारा कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस एरे में, ठीक है, नॉन जीरो एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ था कि तुम्हारा मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है, 32 हो सकता है। अब इसको थोड़ा बाइनरी फॉर्मेट के हिसाब से समझना, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम हम लोग का क्या हो सकता है, 31 बिट्स हो सकता है। और अगर इस एरे का, और अब देखो अब हम लोग x वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ लो ये जो है ये मेरा एक एरे है, ठीक है। ये एरे का साइज हम कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, 1 से लेके तुम्हारा 32 तक। तो ये भी मेरा एरे का साइज है 4। तो यहाँ बिट स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 से, यहाँ 0 पे -1, 1 पे 1 है, 2 पे ये, और थर्ड पोजीशन पे 1 है। तो x का वैल्यू कैसे कंप्यूट होगा, ai इंटू 2 की पावर आई, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस -1 इंटू 2 की पावर 0। तो अब इधर से वैल्यू 8 प्लस 0 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 9। सेम बाइनरी के जैसे कंप्यूट हो रहा, बस एक एक्सेप्शन है कि बाइनरी में ऐसा -1 जैसा कुछ चीज़ नहीं आ सकता बाइनरी फॉर्मेट में, यहाँ हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ तुम लोग सबको समझ में आ गया, और 32 बिट्स वाला भी ये बात समझ में आ गया, ठीक है। और क्या कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ था, हाँ
और ये वाला जो था तुम्हारा कि एट टू प्लेसेस, जैसे यहाँ पे देखो ये दो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन है, थर्ड पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। यहाँ पे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वन हो गया। ये कॉन्जिक्यूटिव वन नहीं आ सकता, कॉन्जिक्यूटिव वन या फिर कॉन्जिक्यूटिव माइनस वन, जैसे ये पोजीशन है वन माइनस वन, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक हम लोग का कॉन्स्टेंट था। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? तो एक बार थम्स अप कर दो। इसमें कुछ एरर मतलब कुछ डाउट या कुछ एनीथिंग? ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्स्टेंट भी दिया हुआ है कि जो मेरा द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन अ सिंगल पॉजिटिव इंटीजर एक्स, और एक्स की लिमिट दी है 1 से लेकर 2 टू द पावर 30। तो अगर 1 से लेकर 2 टू द पावर 30 दी हुई है तो इसका ये मतलब होता है कि समझ लो यहाँ टू द पावर 30 से छोटा होगा। तो यानी कि जो तुम्हारी 29th बिट है ना, वही तक लास्ट तुम्हारा वैल्यू आएगा, वहीं तक तुम्हारा लास्ट वैल्यू होगा, क्योंकि 29th बिट से अगर तुम ये सबको 1 1 1 1 1 1 कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी बनती है 2 टू द पावर 30 माइनस 1। तो तुम्हारा 1 जो है वो लास्ट 29th बिट तक आएगा, और हर समय तुम्हारा 31st बिट और 30 बिट हर समय जीरो होगा इन एनी नंबर। ठीक है, और ये हम लोग का क्या काम आएगा वो आगे जब हम लोग लॉजिक डिस्कस करेंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि बेसिकली हमको क्या देना है, एक नंबर मेरे को दिया जाएगा, उसका मेरे को एक बाइनरी फॉर्मेट में उसको आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, और हर नंबर का एक बाइनरी फॉर्मेट तो एग्जिस्ट करता है। जैसे 14 का देखो, ये बाइनरी फॉर्मेट है, 2 + 4 + 8, ये नॉर्मल बाइनरी फॉर्मेट है। तो अगर समझ लो इधर ही ऐसा मेरे को मिल जाए कि कहीं पे कंसेक्यूटिव, जैसे मेरे को 16 का पूछा, तो 16 का क्या होता है 0 0 0 1। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन एक साथ नॉन जीरो। तो इन पे क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन है जहां पे तुम्हारा 1 मतलब नॉन जीरो एक साथ करना होगा कि जो ये एक साथ सारे 1 आ रहे हैं ना, इसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि बेसिकली हम उस समय कैसे सोचे थे। अब देखो एक बहुत आसान सा चीज है, ऑब्जर्वेशन है या कुछ भी है, अगर तुम लोग बिट्स समझते होगे तो ये वाला चीज तो देखे होगे, 0 0 0 0 1 2 3 4। ये फोर्थ बिट को अगर तुम 0 सेट कर दो और बाकी सबको 1 सेट कर दो तो उसका आंसर जब तुम सम करोगे तो 15 आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समझ लो अगर कोई भी मेरा 2 टू द पावर nth बिट है, उस बिट को हम अनसेट करके उसके पहले का सारे बिट को सेट कर दे तो सबका सम मेरे को 2 टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या 8 है। अब हम ये वाले बिट को 0 करके और बाकी सबको सेट कर दे तो ये मेरे को क्या मिलेगा 7। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर n माइनस 1। तो अब हम इसको रिवर्स वे में सोचे कि समझ लो मेरे को ऐसा नंबर दिया है जहां पे लगातार ऐसे 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 15। 15 क्या है 16 माइनस 1 है, यानी कि ये जो लास्ट ये 1 आ रहा है इस 1 की इस पोजीशन पे 1 लिख दो और यहाँ पर -1 लिख दो। तो क्या किए, जहां से 1 स्टार्ट हो रहा है वहां पे -1, और जहां पे 1 खत्म हो रहा है उसके बाद जैसे ही 0 आ रहा है उस पोजीशन पे 1 और बाकी सारे पोजीशन पे 0 0 0। इस तरह से इसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं ना। अब मेरे को दिमाग में ये आया, अब हम सोचे क्या ये इन जनरल केस में भी अप्लाई हो सकता है फॉर नॉन पावर ऑफ 0, जैसे कहीं भी बीच में 3 1 आ जाए या 2 1 आ जाए। अच्छा, ये चीज़ सबको समझ में आया ना, क्योंकि इसमें अगर डाउट रहा तो फिर आगे कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा। भैया एक बात फिर से बताइए बाबा। क्या बेसिकली क्या नहीं समझ में आया हमको, बस बताओ, हम उस वे में ही समझाएंगे। ये कि -1 कहाँ पर पुट करना है। अच्छा, तुमको इतना समझ में आया था ना ये 16 और 15 वाला जो हम बोले कि यहाँ 1 होता है यहाँ 0 है, तो इस बिट को सेट करेंगे, मतलब कोई भी 2 टू द पावर n बन रहा है, जैसे यहाँ पे 8 था उसको अनसेट करके बाकी सबको 1 1 1 करो तो सबका सब 7 आएगा, यानी कि वो वाला बिट से 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा। ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया आता है। वो तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे समझ लो मेरे को नंबर गिवन था 15। 15 नंबर गिवन था, हम उसका सबसे पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 0 1 1 1 1 1। अब यहाँ लगातार दो ऐसा पोजीशन था जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ये नॉन जीरो आ रहा था। तो अब हम ये बोले कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम ये सारे 1 1 1 1 को रिप्लेस कर सकें। तो मेरे को दिमाग में आया कि 15 क्या होता है। 15 इन जनरल क्या होता है 16 -1 होता है। 16 -1 होता है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे
कि 1 हुआ, ठीक है, फिर 1 इटरेट किए, फिर 1 इटरेट किए, 1 इटरेट किए। अब 1 के बाद जब सबसे पहला पोजीशन 0 आया, उस पोजीशन को 1 कर दिए और सबको 0 0 0, और जहां से वो 1 स्टार्ट हुआ था उसको -1 कर दिए। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। ये वाला बिट क्या हो गया, इस बिट का वैल्यू हो जाएगा 2 to the power 4 into 116। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 into 2 to the power 0, -1 इज इक्वल टू 15। आया कि नहीं आया, अब समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को इतना तो क्लियर हो गया था कि चलो ये चीज हो सकता है, ऐसा कुछ सोच सकता है। अब मेरे को ये सोचना था कि ये चीज कहीं भी लग सकता है कि नहीं। अब देखो हम तुमको जो बताएंगे वो हम तुमको एक मैथमेटिकल प्रूफ बताएंगे कि हम तुमको 2 to the power x सब कर वर के सब ऐसे ऐसे कर करके दिखाएंगे। बट हम जो सोचे थे, हम इन कॉन्टेस्ट क्या सोचे थे कि हम 2-3 टेस्ट केस में ऐसे रैंडमली अपने आप को ट्राई किए, तो उसमें वर्क किया, फिर हम उसके बाद उसको मैथमेटिकली करने गए। जैसे कि समझ लो, हम एक तुम लोग को करके दिखाते हैं। समझ लो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ये समझ लो कोई 2 to the power x, यानी कि ये कोई एक्सेप्ट बिट है, ठीक है। इसको थोड़ा क्लैरिटी करते हैं। ये कोई x बिट है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा, सबसे पहले 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये अगला बिट क्या होगा, 2 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वाला बिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x हो जाएगा। ये बिट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वाला बिट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला बिट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में हम लोग आराम से लिख देते हैं, थोड़ा स्क्रीन खाली कर देते हैं। ठीक है, अब समझो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर x को हम कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 यानी कि 16, ठीक है। तो अभी हम बताए थे तुम लोग को, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5x माइनस 2 की पावर x। अब ये मेरा, सॉरी इसको ऐसे लिखो, 5 प्लस x हो गया। तो ये एक्स पोजीशन थी, ये x प्लस 1 पोजीशन थी, ये x प्लस 2 पोजीशन थी, x प्लस 3, x प्लस 4। ये कौन सी मेरी पोजीशन थी, x प्लस 5, ठीक है। तो अब मेरे को जो ये रिलेशन मिला, तो इसको हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि ये वाली जो अब नंबर थी मेरी इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये नंबर को डायरेक्टली अब हम ये नहीं लिख सकते हैं। ये बिट देखो, यहाँ पे ये बिट है, ये बिट को सेट कर दिया, बाकी 0 0 0 0, और यहाँ पे ये -1 कर दिया। तो जब इसको तुम रीड करोगे तो क्या होगा, -1 इंटू 2 की पावर x प्लस क्या हो गया तुम्हारा 0 0 0 0 प्लस 2 की पावर 5 x प्लस 5, ठीक है। ये वाली चीज वो हो गई। तो जो हम बताए थे लॉजिक, अब तुमको समझ में आया कि अगर लगातार 0 1 1 1 1 है तो क्या करेंगे, जहां से 1 स्टार्ट हो रहा है उधर -1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, और पहला वाला जो पोजीशन जहां पे 0 मिलेगा वहां पे उसको 1 कर देंगे। अब ये समझ में आया इतना तक, ये जो हम डेरिवे मतलब ये समझाए तुम लोग को 2 की पावर x एग्जांपल लेके, और इसको पूरा, रौनक तुमको समझ में आया ना? हाँ भैया सही है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इतना से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया, अभी भी कुछ कुछ केसेस है जो फंसने वाली है। चलो एक एग्जांपल से ही तुम लोग को समझाते हैं। समझ लो मेरे पास एक नंबर था ऐसा कुछ जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आता था 1 0 1 1 1, ठीक है। तो अब तुम क्या किए, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है,
ये तीनों 1 को हटाना है, तो चलो इसको रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस 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 दिस। अब इतना करके तुम आंसर छोड़ दिए, बट वापस तुमको दिख रहा है यहाँ पे वापस 2 1 रिपीट आ रहा है, तो अब तुमको फिर इसको भी ठीक करना होगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, 1 0 -1 0 0 0 -1, यानी कि तुमको फाइनली तब तक ठीक करना है जब तक कहीं भी कंसेक्यूटिव नॉन जीरो बचे नहीं। अब तुम ये बोलोगे कि अच्छा भैया ऐसा कुछ हो जाए कि हम कितना यूज कर सकते हैं, 30, मेरा साइज है 32, यानी कि मेरा 31st बिट तक जाएगा, तो ऐसा नंबर आ जाए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है टिल 2 टू द पावर 31, मतलब छोड़ो 30 जीरो बिट से लेकर 31 बिट तक लगातार बनाया। तो अगर आप बोलेंगे कि अब ये इसको इक्विवेलेंट लिखो, तो हमको क्या लिखना होगा, -1 0 0 0 0 0 0 0 और फाइनली 1, लेकिन ये 1 तो 32nd बिट हो जाएगा और मेरा एरे का साइज हो जाएगा 33। तब तो ये मेरा तो कंडीशन से मैच कर जाएगा। पर अगर तुम यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखोगे कि x का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 2 टू द पावर 30 तक, तो हम तुमको बताए थे कि अगर x का वैल्यू 2 टू द पावर 30 तक जा सकता है, तो तुम्हारा जो 31st बिट है और 30th बिट है, ये दोनों हमेशा 0 रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर जो तुम्हारा आ सकता है वो सब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आ सकता है। और जब तुम इसको ठीक करने जाओगे तो इस पोजीशन पे 1 आ जाएंगे, बाकी सब पे 0 0 0 0 0 0 और लास्ट पोजीशन पे -1, यानी कि ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जो तुम्हारा आउटफ्लो होगा, और सारा केस इस कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? देखो ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है कि हम जो पहला बात बताए कि अगर हम पहला एक साथ लगातार 3 बना रहा है, तो 3 1 को टिक करने के लिए उसके आगे 1 लगाए, तो उससे क्या हो सकता है, और लगातार 1 जो पहले नहीं बन रहा था अब बन सकता है। ये वाला बात तो बहुत नॉर्मल था। लेकिन जो हम तुमको वो समझाए एज केस की, अगर तुम ऐसा सोचो कि पूरा 31st बिट तक तुम्हारे पास ऐसा नंबर आ रहा है कि सारा 1 है, तो अगर तुमको इसको ठीक करना है तो तुमको उसके लिए 32nd बिट यानी कि n का साइज 33 चाहिए, तो उसमें तुम्हारा फेल कर जाएगा। बट तुम्हारा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि तुम्हारा जो x का वैल्यू है वो लेस देन 2 टू द पावर 30 है, तो यानी कि तुम्हारा 30th बिट और 31st बिट हमेशा 0 होगा। और ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 30th बिट मतलब 30th बिट और 31st बिट क्यों 0 होगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो एक बार हमको बताओ, वो हम वापस से समझा देंगे। ये सबको समझ में आ गया था कि जो हम बोले थे कि 30th बिट और 31st बिट हमेशा 0 होगा? हाँ भैया। अगर आ गया था तो हम सब करो, नहीं तो आ गया था सबको ना? थम्स अप आया नहीं किसी का, बस यहाँ बोला। ठीक है, ऐसे अगर ठीक है चलो सब कर ही दिया तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले सोचे थे कि हम इसका कोड नहीं दिखाएंगे, तुम लोग को ट्राई करने देंगे, बट आई गेस दिखा देते हैं, थोड़ा तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा। अब देखो चलो, तो अब मेरे को वो क्या दिया, टेस्ट केस है, ठीक है। सबसे पहले ये है, अब मेरा जो आंसर है उसका साइज 32 हो सकता है, तो इसलिए हम उसको बना लिए तुम्हारा इंट आंसर 32। अब मेरे को सबसे पहले हमको क्या करना है कि वो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेरा मैक्सिमम ये क्या तो बोलते हैं, मेरा 32 बिट्स है, तो उन 32 बिट्स में मेरे को चेक करना है कौन सा बिट सेट है कौन सा बिट अनसेट है। तो हम लूप कहाँ से स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 29 से लेके i इज इक्वल टू 0 i माइनस 1। हम चाहते तो 32 से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट सिंस हम बताए कि हम ये पहले ही फिगर आउट कर लिए थे कि 30th बिट और 31st बिट, ठीक है, वो हमेशा 0 होने वाला है, इसलिए हम 29 से लूप चालू किए। ठीक है, अब ये वाला पार्ट अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो हम समझा दे रहे हैं कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कौन सा बिट सेट है कौन सा बिट अनसेट है। ठीक है, तो अब हम तुमको समझाते हैं ये वाला चीज का मतलब। अब देखो बेसिकली जब हम ये लिखते हैं कि 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, इसका मतलब होता है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 इंटू 2 की पावर आई। ठीक है, तो जैसे समझ लो आई का वैल्यू अभी है मेरा 4 है, मतलब आई का वैल्यू समझ लो मेरा 2 है, तो 1 शिफ्ट 2 इज इक्विवेलेंट टू अभी के हिसाब से 2 की पावर 2। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरे को नंबर दिया हुआ है n मेरा इनपुट था, अब n एंड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम ये कंडीशन चेक कर रहे थे।
अब इसमें क्या होगा कि अगर समझ लो n में ये 2 का स्क्वायर यानी कि n का जो ये वाला बिट है सेट हुआ तभी मेरे को आंसर ये आएगा। समझ लो कि एक मेरे पास आंसर ऐसा कुछ था, 5 था मेरे पास, तो 5 को कैसे रख करेंगे ये, और ये 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 0 0। तो ये आंसर तभी 1 आएगा जब मेरा ये वाला बिट सेट होगा। ऐसा मतलब मेरा कुछ ऐसा होता है 0 0 1 और ये देता 1 0 0। तो इसका एंड का वैल्यू क्या आता, इसका एंड का वैल्यू तो 0 0 0 आता। तब हमको पता चल जाता है ये बिट सेट है या फिर अनसेट है। तो बेसिकली वो जो हम अप्लाई किए वो चेक करने के लिए कौन सा बिट सेट है कौन सा बिट अनसेट है। ये क्लियर हुआ कि जो हम चेक कर रहे हैं बिट सेट अनसेट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। और अगर इन केस किसी को वैसे क्लियर नहीं हुआ या अभी एक बार पहली बार है तो ये चीज तुमको बहुत रिपीटेडली दिखेगा, तुम धीरे धीरे देखते जाओगे तुमको समझ में आता जाएगा, बिकॉज यू विल फाइंड इट रिपीटेडली। ठीक है, तो अब इससे हमको क्या पता चल गया कौन सा बिट सेट है कौन सा अनसेट है। तो 29 तक मेरे को पता चल गया, 29 से लेकर 0 तक कौन कौन सा बिट सेट है और कौन सा अनसेट है। अब हम क्या किए, अब हम लास्ट बिट से चालू किए, लास्ट बिट से चालू किए और यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 31 कर दिए बिकॉज ऑफ माई एरे के कारण। एरे में मेरा 0 से लेकर 31 तक इंडेक्सिंग है। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा ए एन एस एट आई, अगर मेरा वो बिट सेट है तो कुछ मत करो, आई का वैल्यू बढ़ाते जाओ, पीछे से स्टार्ट किया और कंटिन्यू करते जाओ। अब अगर वो बिट 1 है तो अब क्या करो, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। समझ लो पहला बिट 1 मिला, ठीक है, तो अब उसके नेक्स्ट बिट को पॉइंट करा है और जे लेस देन इक्वल टू 31, ये बाउंड आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए उसके लिए, और आंसर एट जे इज इक्वल टू 1। यानी कि जब तक वो जे का वैल्यू 1 है उसके बाद सबको 0 0 0 0 0 करते जाओ। आंसर एट जे इज इक्वल टू 0 0 जे जे प्लस। अब जैसे ही ए एन एस एट जे इज इक्वल टू 0 होगा वो बाहर निकल जाएगा। और अब अगर j इज नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, वो तो हम कंडीशन चेक करने के लिए थे, तो अब हम क्या करेंगे, ए एन एस एट जे का वैल्यू को 1 कर देंगे और ए एन एस एट आई, आई जो जहां से 1 स्टार्ट हुआ था पहली बार उसको -1 कर देंगे और अब आई को j में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये देखो ये हम क्यों किए थे, j इज नॉट इक्वल टू आई प्लस 1। अब ऐसा हो सकता था ना कि मेरा समझ लो अभी आंसर एट आई इज इक्वल टू 1 वो सेट बिट था, लेकिन उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव 1 या -1 नहीं आ रहा था, मतलब हो सकता है 1 था आई और उसके बाद 0 था, तो j इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आंसर एट j इज इक्वल टू 1। तो j तो मेरा 0 था तो इस लूप में घुसेगा नहीं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख देते तो वो सेट था अनसेट हो जाता है। इसलिए मेरे को ये कोड मिल गया। देखो तुम लोग का कोड मेरे से डिफर कर सकता है, इट्स जस्ट इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक। अब तुम कैसे करो या कैसे नहीं करो, ठीक है, तो इस पे मत करना कि हार्ड एंड फास्ट मेरे को फॉलो करना है या क्या है। लॉजिक तुम लोग को समझ में आना चाहिए। एक बार हम बस कोड दिखा दे रहे हैं और हम तो कोड चाहेंगे कि तुम लोग खुद से इम्प्लीमेंट करो, तब तुम लोग सीखोगे। और बस आई प्लस प्लस करके सारा हम निकाल लिए, उसके बाद वो कर लिए। अब क्या है कि हो सकता है कि अब हम 31 से स्टार्ट किया तो मेरा कुछ आंसर ऐसे ऐसा है, समझ लो कि 8 था तो 8 कैसे होगा 1 0 0, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देंगे तो मेरा 31st बिट से जितना जीरो है सब प्रिंट हो जाएगा। तो हम निकालने का कोशिश किए कि ऐसा पहला कौन सा नंबर है जहाँ पे मेरा आगे से 1 1 आ रहा है। तो हम बस क्या किए कि लेंथ प्रिंट कर दिए और पीछे से चला के जहाँ तक 1 आ रहा है वहाँ पे आंसर एट जे प्रिंट कर दिए स्पेस के साथ। देखो इम्प्लीमेंटेशन हम ज़्यादा डीप में नहीं समझाए, बस एक बार तुम लोग को दिखा दिए, क्योंकि बेसिकली तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो वही हेल्प करेगा। और लॉजिक में हम तुम लोग को सारा एज केसेस, हर पॉसिबिलिटी, कंस्ट्रेंट्स का कैसे यूज़ किए, बेसिकली सब डिटेल में बता दिए। अब ये ओवरऑल इस क्वेश्चन का डिस्कशन में कहीं भी कुछ पार्ट में डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? नहीं है डाउट तो थम्स अप कर दो सर। और देखो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली बता रहे हैं कि बहुत जन जो ये लॉजिक पहली बार देख रहे होंगे, मतलब ये जो हम बताएं, उस समय अभी सुन के तुमको लग रहा होगा कि ये तो हम उस समय नहीं सोच पाते या ये थोड़ा अलग था। देखो हम मानते हैं कि ये थोड़ा अलग था, प्रैक्टिस है। जैसे हम कैसे क्लिक किए, हम वो 16 15 की उसके साथ 2 की पावर n-1, तो हम पहले उधर से क्लिक किए। उसके बाद मेरे को उस समय इमीडिएटली दिमाग में नहीं आया था कि हर केस में काम करेगा नहीं, हम एक दो केस में ट्राई किए और फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकली देखे तो हाँ ये मैथमेटिकली भी सही हो रहा है। तब वो मेरे को हुआ कि हाँ ये लॉजिक अप्लाई कर सकता है। तो वही है, प्रैक्टिस और इंट्यूशन टाइम के साथ डेवलप होगा। सो उतना वो नहीं है कि अचानक से अरे ये कैसे हो। ओके फिर चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है।
ऑलराइट, तो स्क्रीन विजिबल होगा शायद। ठीक है, तो सी कौन कौन पढ़ के आया पहले क्वेश्चन? चलो ठीक है, जो कर क्या है पढ़ क्या है, ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। Alright, तो बेसिकली इसमें करना क्या था कि एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में से एग्जाम्पल समझाते हैं, एक मिनट। लेट्स से तुम्हारे पास कुछ एरे है, 1 2 और 3 6 7 और लेट्स से 42 है यहाँ पे 42। तो अब करना क्या है कि तुम्हें एक ऐसा सब सीक्वेंस चूज करना है सच दैट कि जिसका एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम इस एरे में प्रेजेंट ही ना हो। अगर जैसे मान लो कि हम चूज किए 1 3 6 ऐसा कुछ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सब सीक्वेंस बेसिकली सबसेट ही है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। तो 1 3 6 इन तीनों को चूज किए हम, तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 6 होगा। तो ये वैलिड नहीं है बेसिकली। वैसा सब सीक्वेंस अब बताना है हमें, वैसा मैक्सिमम लेंथ का सब सीक्वेंस सच दैट कि उस सब सीक्वेंस का एलसीएम इसके अंदर प्रेजेंट ना हो। तो वैसा एक जो हो सकता है, हम ऐसा रिप्रेजेंट करें, 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चूज 1 मतलब चूज कर रहे हैं, 0 मतलब चूज नहीं कर रहे हैं। इसे नहीं लेते हैं, इसे लेते हैं, इसे नहीं लेते हैं। तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है उसे हम चूज कर रहे हैं। तो इस केस में देखो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 एलसीएम ऑफ 1 2 7 14 हो जाएगा। 14 इसमें प्रेजेंट है नहीं, तो बेसिकली ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है। तो हमें वैसा सब सीक्वेंस बताना है मैक्सिमम लेंथ का, सच दैट कि मतलब मैक्सिमम चॉइस हो और उसका एलसीएम उसके इस एरे में प्रेजेंट ना हो। जैसे यहाँ पे 40 प्रेजेंट नहीं है और हमने 3 एलिमेंट चूज किए, तो 3 मेरा आंसर होगा। इसमें मैक्सिमम लेंथ यही है जो हम चूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्टिमल नहीं है। ओके, तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन यही था। अब सबसे पहले तो ये देखो, ऐसा जब है कि 0 1 1 0 ऐसा है, तो हम सबसे पहले हम यही करते हैं कि चॉइसेस को फिक्स करो। एक कॉपी और यहाँ पे ऑलराइट, तो एरे को हम पहले सॉर्ट कर लिए ताकि थोड़ा मतलब इजी रहे करने में। तो सॉर्टेड वे में हम देख रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। तो हम फिक्स करते हैं, इधर के चॉइसेस मैटर नहीं करते, इधर के हम सबसे लास्ट वाला को देखेंगे। लेट्स सी कि हम सबसे लास्ट वाले को पिक कर ही रहे हैं, कंपल्सरी लेंगे ही लेंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये देखो, अगर हम लास्ट वाले को पिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले ये वैलिड कब होगा वो देखो, ठीक है। अगर हम लास्ट वाले को पिक कर रहे हैं तो ये तभी वैलिड होगा जब कोई एक दूसरा एलिमेंट और होगा इसके अंदर, ठीक है, जो इधर में से सच दैट कि लास्ट वाले एलिमेंट को वो डिवाइड ना करे। अगर ऐसा होगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं, अगर लास्ट वाले को पिक कर रहे हैं, लेट्स से लास्ट वाला n लास्ट है मेरा, ठीक है। अगर लास्ट वाले को पिक किए हम तो, और बाकी नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स से x है बाकी, तो इस केस में आंसर हमेशा एलसीएम इससे ये होगा, ये सेटिस्फाई करेगा हमेशा, इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब हमें चाहिए कि इक्वल ना हो, इक्वल हो गया तो
इसके अंदर वो पहले से ही प्रेजेंट है, तो मतलब तो हम ले ही नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि वैसा लेना है सच दैट कि एलसीएम प्रेजेंट ही ना हो। तो अगर हम इसे ले रहे हैं तो इक्वल तो होना नहीं है, ठीक है एलसीएम। अब इक्वल कब होगा? अगर एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए इसके अंदर सच दैट कि वो लेट्स से ऐसा एलिमेंट ए आई है, कोई ऐसा एलिमेंट है सच दैट कि जो लास्ट वाले एलिमेंट को डिवाइड ना कर रहा हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा मिल गया हमें, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तब क्या होगा? उस केस में हमेशा ये इससे बड़ा होगा, बेसिकली कोई मल्टीपल होगा इसका। आंसर जो है वो an-1 का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो एलसीएम इन दोनों का लेते हैं, एलसीएम ऑफ 7, 2 इनका अगर एलसीएम ले तो एलसीएम इसका क्या होगा? 14। क्यों होगा? क्योंकि दो में वैसे प्राइम्स थे जो 7 में नहीं है, तो जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 7 का 7, 2 का 2। अब 7 में 2 है नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 7 का ये मल्टीपल आ जाएगा 14। वही अगर एलसीएम इसका लेते हैं कि 9 और 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3² 3 का 3। अब 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 ऑलरेडी है, तो ये तो मल्टीप्लाई होने से रहा, तो ये 9 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में वो प्राइम्स जो इसमें है, जो ए आई में है, ठीक है, और n-1 में भी है सारे, तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा। और अगर कुछ ऐसा मिसिंग हो गया तो डिवाइड नहीं करेगा। तो बेसिकली वहीं से ये केस है कि अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तब कोई मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ 7 और 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मल्टीपल हो गया। और यहाँ पे डिवाइड कर रहा तो सेम इक्वल आ गया 9 के केस में। अब हमको चाहिए इक्वल ना हो, तो मतलब कि एक ऐसा नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, AI ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट कि डिवाइड ना करे, तो आंसर जो एलसीएम होगा वो मल्टीपल होगा। इतना क्लियर है? एक बार इतना क्लियर सबको? चलो बढ़िया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट को पिक कर ही रहे हैं कंपल्सरली कि हम लेंगे ही लेंगे इसको। तो अगर हम इसे ले रहे हैं तो इसका क्राइटेरिया कंडीशन ये है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए सच दैट कि उसको डिवाइड ना करे। अब इस केस में और क्या हो सकता है? अगर हम ये दोनों पहले चूज कर लिए तो कुछ ये आ गया हमारे पास आंसर, कुछ ये आ गया। अब वैसे ही और भी नंबर्स हम चूज कर सकते हैं कि लेट्स ये चूज कर लिया। अगर चूज कर लिए हम तो नेसेसरीली जो एलसीएम होगा वो हमेशा या तो ये होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, उसी लॉजिक से जो अभी समझाया है। या तो ये होगा या इससे बड़ा ही बढ़ेगा। और तो अगर कुछ और पिक किए तो या तो ये होगा, ये तो उसका मल्टीपल ही होगा। तो हमें पिक करना था मैक्सिमम सच दैट हम यहाँ पे ऐसे जनरेट कर लिए हैं कि ये नंबर अब इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा था और इसका मल्टीपल ये ऑब्वियसली इससे भी बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये इसके अंदर तो होगा ही नहीं। अब तो बात ये है कि हम लोग फिर सारे ही नंबर्स को चूज कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला, तो हम सारे नंबर्स को चूज कर सकते हैं। एक भी नंबर ऐसा मिल गया जो डिवाइड नहीं कर रहा तो हम सारे नंबर्स को चूज कर सकते हैं, यानी कि आंसर n हो जाएगा हमारा। तो इस केस में आंसर जो है, जब हम कंपल्सरीली पिक ही कर रहे हैं, पिक करना ही करना है, तो आंसर 1 हो जाएगा। और लेट्स से कि अगर हम नहीं पिक करते हैं
कि लास्ट एलिमेंट को हम पिक नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑप्टिमल तो यही है एंड अब अगर हम पिक नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्राइटेरिया क्या था कि सारे नंबर, एक नंबर हमको ऐसा मिल गया जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अब अगर हम इसे पिक नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह है कि सारे ही नंबर ए एन माइनस वन को सारे ही नंबर डिवाइड कर रहे हैं। 0 फॉर ऑल आई, ठीक है, सारे नंबर लास्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर सारे नंबर्स लास्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मेरा चॉइसेस कुछ ऐसा है कि हम लेट्स से इसे इसे पिक किए, इसे नहीं किए, इसे किए, इसे किए, इसे नहीं किए और इसे तो सबसे लास्ट वाले को तो नहीं ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ और लेट्स से ये नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि तो सबसे पहला नंबर जो है वो लेट्स से 2 into 3 to the 1 into 5 to the 2 है, ऐसा कुछ। और जो ये नंबर है, थर्ड नंबर है, वो कुछ एक बार लिख लेते हैं। जी जी एक सेकंड, और बीच में ये मल्टीप्लिकेशन है, नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो लेट्स से कि जो नंबर्स हम पिक किए हैं वो ये नंबर्स हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा है। अब हमको पता है कि ये सारे ही नंबर लास्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सारे ही नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सारे ही नंबर। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं और ये जो हम पिक किए हैं सब सीक्वेंस, हम रैंडम चॉइस किए हैं कि लेट्स से मेरा ये सब सीक्वेंस जो हम चूज कर रहे हैं, तो और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ये है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो एलसीएम क्या हो सकता है। एलसीएम यहाँ पे 2 के पावर में सबसे जो बड़ा है वो लेंगे, ये हो गया। फिर 3 में जो सबसे बड़ा है ये, और 5 में जो सबसे बड़ा है 4, तो ये कैरेट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो एलसीएम कुछ ये होगा। अब इतना पता है कि ये ए ए ए ए जीरो जो है वो ए एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को डिवाइड कर रहा है लास्ट को, ये। तो डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि उसमें कम से कम 2 के पावर में 2 टू द पावर 5 तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये नंबर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ये नंबर ये भी डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और ये भी डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब चूंकि सबसे लास्ट में ये सारे प्रेजेंट हैं, तो अगर हम कोई भी सब सीक्वेंस चूज करें तो वो सबसे लास्ट नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी कि ये सारे नंबर अगर डिवाइड कर रहे हैं लास्ट नंबर को, तो उनका कोई भी सब सीक्वेंस चूज करो और उसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम भी n माइनस वन को डिवाइड करेगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बेसिकली हो गया काम हमारा। तो देखो सबसे पहले जब अगर हम देखते हैं कि लास्ट आंसर बेसिकली एलसीएम क्या हो सकता है, सबसे बड़े नंबर का कोई मल्टीपल अगर बना पा रहे तो आंसर एन ही हो गया। सेकंड एलसीएम मेरा हो सकता है ये
an-1 सबसे बड़े नंबर का कोई फैक्टर। तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि सबसे जो बड़ा नंबर है उसके सारे सॉरी सबसे बड़ा नंबर जो है उसके सारे फैक्टर्स को जनरेट करो और फिर देखो कि लेट्स से ये फैक्टर है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि एलसीएम है क्या, तो हम गैस मारेंगे कि सारे नंबर्स इसके सारे फैक्टर्स जनरेट कर देते हैं, सारे फैक्टर्स पे चेक करेंगे कि अच्छा ये एलसीएम है, ये फैक्टर है इसका, क्या ये एलसीएम हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, सारे फैक्टर जनरेट करो और फिर देखो कि वो फैक्टर जो सबसे बड़ा सब सीक्वेंस दे रहा है, ऐसा सबसे बड़ा सब हमें सबसे बड़ा चाहिए था, सबसे बड़ा सब सीक्वेंस जो दे रहा है वो हमारा आंसर है। तो बेसिकली सारे फैक्टर्स निकालो, सारे फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या सीक्वेंस बन सकता है सबसे बड़ा वो निकालो और फिर जो मैक्सिमम होगा उसका वो आंसर है हमारा। हमें मैक्सिमाइज करना था सबसे सब सीक्वेंस को, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर दे रहा है वो हमारा आंसर हो गया। अब बात ये है कि इस फैक्टर को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसका तरीका होता है हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से ए का फैक्टर निकाल रहे हैं। अगर हम ए के सारे फैक्टर्स जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए में जनरेट कर सकते हैं सारे फैक्टर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ए में सारे फैक्टर्स ए के जनरेट करे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ए हमारा हो सकता है मैक्स टू मैक्स 10⁹ और जो हम सबसीक्वेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, एक सिंगल ट्रावर्सल लगेगा इस एरे पे, जो एरे गिवन है सिंगल ट्रावर्सल, और उसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो ये है एन साइज और स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो बेसिकली हमारा टाइम पार कर जाएगा। ए मैक्स टू मैक्स है तो ये है हमारा 9 ऐसा, और इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा इनटू 2000। तो रफली देखो यहाँ पे ऑर्डर आ जा रहा है आई गेस 3 6 1 7, रफली 10⁷ के ऑर्डर में आ जा रहा है। तो ये हमारा टाइम कंस्ट्रेंट को पार कर जाएगा। अगर तुम्हारा 10⁸ तक भी आ रहा है तब भी पास कर जाएगा 2 सेकंड तक। अगर 5-6 सेकंड कंस्ट्रेंट दिया हुआ है तो 10⁹ तक भी पास कर जाएगा। तो अब हमारा स्ट्रेटेजी है कि सबसे बड़े नंबर की सारे फैक्टर्स को जनरेट करो, सारे फैक्टर्स को जनरेट करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस निकालो और जो मैक्सिमम लेंथ है वो आंसर है हमारा। ऑलराइट, तो इतना क्लियर है कि अब अप्रोच क्या है हमारा, हम लोग करने क्या वाले हैं एक बार। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि फैक्टर्स निकाला कैसे जाए। लेट्स से एफ है, एक का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो एफ डिवाइड्स ए ऐसा कुछ है, ठीक है, और ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा ये नोटेशन सबको क्लियर है ना कि ऐसा अगर लिख रहे हैं तो एफ डिवाइड्स ए मतलब कि एफ ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर एफ ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए बाई एफ भी ए को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लेट्स से चलो देखते हैं ए डिवाइडेड बाय ए बाई एफ, इसको सिंप्लीफाई करो तो ए बाई ए इंटू एफ होगा, जो कि एफ होगा खुद एक इंटीजर था, डिवाइड करने पे इंटीजर आ रहा है, तो बेसिकली ए बाई एफ भी ए को डिवाइड करेगा। तो एफ डिवाइड कर रहा है तो ए बाई एफ भी ए को डिवाइड करेगा। तो अगर हमें एक डिवीजन पता है तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा डिवीजन निकाल सकते हैं। अब एक एफ को हम लोग सारे ट्राई करते जाएंगे, ठीक है, तो पहले 2 ट्राई करेंगे, 3 ट्राई करेंगे, 4 ट्राई करेंगे, सारे ऐसे नंबर्स ट्राई करते जाएंगे। और जो जो डिवाइड कर रहे हैं ए को, मतलब मॉड जी पे 0 आ रहा है, वो केस कंसीडर करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ए बाई एफ हम लोग निकालते जाएंगे। अब आई कैन आर्ग्यू कि ये एफ जो है हमको स्क्वायर रूट ऑफ ए तक ही हमको जाना है,
क्यों? लेट्स से कि एफ जो है वो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए बाई एफ, अब क्या रेंज होगा हमारा, इसको एक बार फ्लिप करो, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए, फ्लिप किए और सबको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बाई एफ विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो अगर एफ मेरा स्क्वायर रूट से नीचे है तो ए बाई एफ मेरा स्क्वायर रूट के ऊपर होगा, यानी कि लेट्स से मेरा ये नंबर लाइन है ऐसा, यहाँ पे है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ, ये है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो जैसे जैसे हम एफ को इधर से हम एफ जा रहे हैं, ठीक है, एफ को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ये एफ बढ़ाते जाएंगे, ए बाई एफ ये बड़ा हो रहा है तो ए बाई एफ घटेगा, अब ए बाई एफ घटेगा तो ए बाई एफ जैसे जैसे स्क्वायर रूट एफ जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए के क्लोज जाएगा, ए बाई एफ मेरा भी स्क्वायर रूट ऑफ ए के क्लोज जाता जाएगा। तो बेसिकली ये इधर से एफ जो है मेरे लेफ्ट से स्कैन कर रहा है और ए बाई एफ मेरे राइट से सारे डिविजन्स को निकालते चला जा रहा है, तो हम सारे केस को बस कंसीडर कर लिए स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम में। अब हमको एफ स्क्वायर रूट ऑफ ए तक इटरेट करना है, इतना क्लियर है? राइट, अब डिविजन कैसे निकालना है, एफ को 2 से स्टार्ट करो और स्क्वायर रूट ऑफ ए तक चलाओ, और जो जो डिवाइड कर रहे हैं ए को, जो डिवाइड कर रहे हैं ए को, जो डिवाइड कर रहे हैं उनको कंसीडर करते चले जाओ, और जो नहीं कर रहे हैं उनको स्किप करते चले जाओ, लूप लगाओ 4 का, और जो डिवाइड कर रहा है उसको नहीं कंसीडर करो, उसको कॉरस्पॉन्डिंग भी हम लोग निकाल ही सकते हैं ए बाई एफ से, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालिए, अब देखना है कि सबसीक्वेंस कैसे निकाले मैक्सिमम का। तो लेट्स से मेरा फैक्टर एफ है, एफ मेरा एलसीएम भी हो सकता है, तो अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लेंथ का सबसीक्वेंस चाहिए हमें। तो हमें चाहिए कि जो नंबर में बन पड़े सब ले लो, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ चाहिए। एक सेकंड रुकना, तो ये है हमारा एरे। अब हमें चाहिए कि एलसीएम हमारा फैक्टर लेट से एफ है, इस एफ पे हम कंसीडर करना है, ठीक है। अभी तो अगर कोई ए आई ऐसा है, कोई ए आई है, ए आई जो एफ को डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम लोग इसे ले लें, क्योंकि ए आई एफ को डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम ऑफ ए आई हमेशा एफ होगा। इधर भी समझाया था वही चीज, यहाँ पे ये वाला डिवाइड कर रहा है तो वही सेम नंबर होगा। तो हमें चाहिए था कि जितना नंबर, जो नंबर ले पाए सब ले लो, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो जो जो ले सकते हैं, जो जो एफ को डिवाइड कर रहा है सब नंबर को लेते चले जाओ। अच्छा, अब ये एक केस हो सकता है कि सारे जो जो एफ को डिवाइड कर रहे हैं हम सब लेते चले गए, लेकिन मेरा एलसीएम जैसे एफ हम कंसीडर किए हैं 4, एफ हम कंसीडर किए हैं 4, और इसमें 4 और इसमें 2 बस आया, 2 पिक करते चले गए, इनको पिक किया, तो अब इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम 2 होगा, लेकिन हमें तो चाहिए था 4, आ रहा है 2, तो मतलब ये केस को डिस्कार्ड करो, क्योंकि कोई भी ऐसा सबसीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 4 बना सके। तो एक तो फैक्टर सारे नंबर्स लेते चले जाएंगे जो डिवाइड होगा, और फिर लास्ट में एक बार चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे नंबर्स जो लिए हैं कम से कम एफ बना रहे हैं ना, अगर नहीं बना रहे तो छोड़ो उसको, और जो लेंथ है हमारा वो आंसर होता है, ठीक है। अगर बना रहे हैं तो जो लेंथ दिया है सब सीक्वेंस का वो आंसर, मैक्सिमम निकालो और वही आंसर है। तो कहानी इतना सा था। तो सबसे पहले ये वाला केस करते हैं,
अब कोड से समझाते हैं, लॉजिक क्लियर है। सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट वाले को फिक्स किए थे कि लेट्स से कंपलसरी लास्ट सबसे बड़ा नंबर जो है वो डिवाइड पिक कर ही रहे हैं, तो पिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा। अगर कर रहा है तो हम लोग उसे पिक ही नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये वाला केस लग जाएगा। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग फिर सारे नंबर्स को ही पिक कर सकते हैं, तो उस केस में आंसर n हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है। तो यह है कोड हमारा। तो यहाँ पे है इनपुट, इसको सॉर्ट कर लिए ताकि थोड़ा सुविधा रहे हमको। और हम देख रहे हैं कि ये है आंसर वेरिएबल जिसमें हम आंसर स्टोर कर रहे हैं। तो ये अगर कोई भी नंबर हमको ऐसा मिल गया जो डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवीजन पे, तो आंसर मेरा n हो गया, ब्रेक कर दो। ठीक है, आगे देखना ही नहीं है हमको, आंसर मैक्सिमम मेरा n हो सकता है, n मिल गया है। ये पहला केस हो गया कि अगर हम ले सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं ले सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं ले सकते हैं, लास्ट को नहीं ले सकते हैं, तो अब इतना हम देखें कि जो मेरा एलसीएम होगा वो लास्ट का फैक्टर होगा, तो लास्ट नंबर के सारे फैक्टर्स पहले हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा, ओके, ये है एफ मेरा, ठीक है। तो एफ मेरा जा रहा है स्क्वायर रूट तक, वो समझाया थी क्यों स्क्वायर रूट तक ही जाना है, स्क्वायर रूट तक जा रहा है, एक एक से बढ़ा रहे हैं। अब अगर एफ मेरा फैक्टर नहीं है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो तो स्किप कर दो, कंटिन्यू करो, उस पार्ट को स्किप करो। अब ये पार्ट तभी चलेगा जब आप डिवाइड करेगा, नहीं तो ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है, तो अब देखते हैं कि जो वो नंबर है वो खुद ही तो प्रेजेंट नहीं है, हम इसको एलसीएम बनाने वाले थे एफ को। देखो दो फैक्टर्स, एक एफ से हम दो फैक्टर्स निकालेंगे, एक खुद एफ होगा और एक ए बाय एफ होगा, जो यहाँ समझाया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऑलराइट, यहाँ समझाया था ये वाला कि क्यों होगा ऐसा, ठीक है। तो अगर एफ मेरा फाउंड वन है कि वो फैक्टर खुद ही प्रेजेंट हो गया एरे में, तब तो दिक्कत है, क्योंकि फिर हमें ऐसा बनाना था कि प्रेजेंट ना हो तो खुद ही प्रेजेंट है, तो फिर तो स्किप मारो, ठीक है। तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि हम पहले अज्यूम कर ले रहे हैं कि नहीं है, और सारे स्कैन किए और देखे कि कहीं भी मिल गया तो फाउंड फर्स्ट फैक्टर के लिए हम फाउंड वन कर दिए क्योंकि मिल गया ही हमको। ये है सेकंड फैक्टर के लिए, ये वाला सेकंड फैक्टर है, और उसके लिए चेक कर रहे हैं कि ओके मिला कि नहीं। अब अगर मिल गया तो हमें तो ऐसा बनाना था कि नहीं मिलना चाहिए, मिल गया खत्म। और अगर नहीं मिला, इफ नॉट फाउंड, उसके बाद हम लोग सबसे बड़ा सब सीक्वेंस जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये काउंट है कि बेसिकली कितने एलिमेंट्स लिए हैं अभी तक, और जो एलिमेंट्स लिए हैं उनका एलसीएम क्या है, कि एलसी जो है वो जो एलिमेंट्स पिक करे हैं उनका एलसीएम क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या समझाया था, राइट, हाँ, ये अगर एफ जो फैक्टर है हमारा वो ए को डिवाइड कर रहा है, सॉरी ए आई जो है वो एफ को डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम ये हो जाएगा। तो बेसिकली हम वो सारे ए आई को पिक कर, क्योंकि ये एफ को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो जितना बटोर सकते थे बटोर लेंगे, हम नंबर जितने ले सकते थे सब ले लेंगे, ठीक है। तो हम वैसे नंबर पिक करेंगे जो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे में इटरेट करो, देखो कि एफ को जो जो डिवाइड कर रहा है उनको पिक करो। ये पिक करने के लिए काउंटर है कि ओके ये पिक करनी है, इसका काउंटर है क्योंकि आंसर इसी से निकलेगा, मैक्सिमम जो निकाला था। पिक कर लिए और उसके बाद एलसीएम ले लिया हम, ठीक है। तो सारे जो जो पिक करते जा रहे हैं उनका हम एलसीएम लेते जा रहे हैं। अब ये क्या समझाया था कि ओके पिक तो कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पिक करने के बाद एलसीएम 4 ही बने। जैसे यहाँ पे 2 2 2 पिक कर लिया, लेकिन एलसीएम तो 2 बन रहा है, हमें तो 4 चाहिए था, तो जरूरी नहीं कि बने ही बने। तो अगर बनेगा तभी हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे, आंसर इक्वल्स मैक्स ऑफ आंसर काउंट। अब तक जो आंसर मिला है और अभी जो मिला उसमें से अगर ये बड़ा हो गया तो इसमें ये रख दो आंसर में, नहीं तो फिर आंसर वही रहेगा। और ये है सेकंड फैक्टर के लिए।
सेम लॉजिक, ये फर्स्ट फैक्टर एफ के लिए ये लॉजिक था, और ये सेकंड फैक्टर सब कुछ सेम है, बस ये बदल जा रहा है, और बस ये काउंट कर ले रहे हैं, और आंसर जो मैक्सिमम चॉइस है मेरा सब सीक्वेंस के एलिमेंट का वो निकाल ले रहे हैं, और वो है हमारा आंसर। तो इतना तक किसी को डाउट पूछ सकते हो अगर कोई डाउट वगैरह है तो। ठीक है चलो। ओके तो आज का कॉन्टेस्ट डिस्कशन हो गया, तो K23 लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, वी आर डन फॉर टुडे। K23 लीव कर लो। अंकित लीव कर लो, हो गया आज। वरुण वो यहाँ पे सो गए। चलो तो बताओ, हम लोग भी लीव करते हैं, क्या ही करना। चल ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।